Chemical kinetics, complete revision in one go. Of course, all of you have studied this chapter. We've done it in depth, of course, right? And you have the playlist with you for the detailed lectures. What we are going to do is first, we are going to mark all the parts that are deleted for your boards. तो आप जब फाइनल रिविजन कर रहे हो इस चैप्टर का, बोर्ड्स के लिए क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मार्क करके दे रहा हूँ. टेक्स्ट बैक के कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं वो मार्क करके दे रहा हूँ, और कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, प्लस क्वेश्चन बैंक की पूरी मार्किंग वो अपन अभी कंप्लीट करेंगे. ठीक है. सबसे पहला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैंसल्ड है. अगेन दैट इज बकवास. इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैंसिल करके कोई फायदा है नहीं, पर ठीक है. सो 6.1 इज एंटायरली कैंसिल्ड, which means technically they cannot ask you the definition for chemical kinetics. But of course, if you want to study the chapter, you have to know what it is. है ना? Then you have 6.6 and 6.7, that is collision theory and temperature dependence. Okay? Look carefully in the deleted part. The entire 6.6 is cancelled, which means this entire thing, wherein they have talked about collision, how the collision happens and what is necessary for the collision to take place. Again, all those things I've explained to you in depth in the theory lecture, where orientation and the velocity of the molecule and the minimum energy of the molecules are required. But as per your current latest syllabus, that is deleted out. So you can cancel out this entire thing. Is that clear? And then you have 6.7, which is again temperature dependence. Again पूरा का पूरा ये cancelled है. इसमें Arrhenius equation भी आता है आपका, जो कि cancel हो जाता है. ठीक है. Ideally they should have clarified कि 6.7 का पूरा, but they have just written 6.7, which means of course the entire thing. So this entire Arrhenius equation 6.7. Then end में दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 6.12, 13 and 14, which means again जो भी Arrhenius equation से related, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस से रिलेटेड ये है, न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी कैंसल्ड है. देख लो, चेक कर लो. 6.12, 13 and 14 all numericals are also cancelled. Okay. अगेन हमने इनको ऑलरेडी किया हुआ है सॉल्व, बट अपन उसको फॉर एन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू यूज कर लेंगे, बट थियरी में आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है. ओके. तो ये हो गया हमारा, सॉरी तो ये हो गया हमारा डिलीटेड पार्ट का मार्किंग. नाउ लेट्स गो टू द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर, अगेन पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, टॉपिक बाय टॉपिक. ओके. सबसे पहली चीज क्या है, केमिकल काइनेटिक्स को जब आप पढ़ रहे हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ऑफ कोर्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ दिस रेट मैंने हेडिंग में आपके लिए लिख दिया है. ऑफ कोर्स रेट मतलब कि कितनी स्पीड से वो रिएक्शन आपका होने वाला है, और स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, और मीडियम मतलब मिड रेंज का हो सकता है. तो हमारा फोकस जो है वो मिड रेंज के रिएक्शंस पे होता है. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी टू स्लो और टू फास्ट रिएक्शंस. Now the rate that we are going to study for any given chemical reaction, the rates that we are going to study are going to be of various varieties, various types, जिसमें से दो important वाले मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं. ठीक है. जो दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं रेट के, एक है एवरेज रेट और दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट. पहला था एवरेज, दूसरा था इंस्टेंटेनियस. Now if you look at the equation for both, okay, ये टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में बहुत सारा बनता है. बहुत आपको मालूम ही है कि इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, where they will give you a chemical reaction, okay, and they'll ask you to write the average rate, or they will ask you to write the instantaneous rate for that particular chemical reaction. Most popularly for ammonia, Haber's process हमने बहुत बार एग्जांपल किया हुआ है. N2 plus 3H2 gives 2NH3, है ना. तो उस टाइप का एग्जांपल आपको इक्वेशन देगा. फोकस करना इस इक्वेशन पे बच्चों. ये जो इक्वेशन आपको सामने दिख रहा है, इसमें एवरेज रेट पे अगर फोकस करो तो डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा डेल्टा टी, मींस इट्स अ फाइनाइट अमाउंट और लार्ज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज पास्ड, राइट. एंड इंस्टेंटेनियस में आपको मिलेगा dt. इंस्टेंटेनियस में क्या मिलता है, dt मींस वेरी वेरी स्मॉल और इनफिनिटेसिमल चेंज. तो बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन है तो आप इंस्टेंटेनियस बोलोगे, है ना, मतलब ना के बराबर है टाइम इंटरवल.
और अगर एक लार्ज सिग्निफिकेंट इंटरवल है तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा टी बोलोगे, राइट। तो डेल्टा का मतलब लार्ज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम और डी का मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो एवरेज रेट में हम लोग डेल्टा वर्ड यूज करेंगे, आप देख सकते हो यहां पर डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस में हम लोग वर्ड यूज करेंगे स्मॉल डी, राइट। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था रेट लिखते वक्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, दोबारा रिवाइज कर लो। जब भी रेट लिखोगे तो माइनस साइन और प्लस साइन का मतलब क्या होना चाहिए। माइनस साइन क्यों है, प्लस साइन क्यों, अगेन मैंने आपको यहां पर इक्वेशन में हाईलाइट करके दिखाया, देख सकते हो ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है, ये रहा आपका माइनस साइन जो है वो किसके लिए लिखा है बच्चों हमने, रिएक्टेंट्स के लिए। क्यों लिखा है बताओ, क्योंकि रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो धीरे धीरे विद टाइम कम होती जा रही है। और प्रोडक्ट्स के लिए हमने प्लस साइन लिखा है, क्यों लिखा है प्लस साइन प्रोडक्ट्स के लिए, बिकॉज विद टाइम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट बात है। दूसरा और एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना, तो ये प्लस साइन और माइनस साइन का फंडा सबको समझा, बोलो हाँ या ना, यस। प्रोडक्ट्स के लिए प्लस और रिएक्टेंट्स के लिए माइनस, ये क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने वाली है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाली, क्लियर। दूसरी बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का क्या रोल है। ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ना, ए बी सी डी स्मॉल वाले, इनका क्या रोल है, तो आपके पास इनके रेसिप्रोकल से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए है तो यहाँ पर 1/a, बी है तो यहाँ पे 1/b, सी है तो यहाँ पे 1/c, डी है तो यहाँ पे 1/d, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है फॉर राइटिंग द रेट। और इसका साथ में मैं आपको एक ये भी दे देता हूँ, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, न्यूमेरिकल किस तरह का पूछा जाएगा। ये देखो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने क्या बोला आपको, वो इक्वेशन देगा और बोलेगा इंस्टेंटेनियस रेट या फिर एवरेज रेट निकालो, करेक्ट है। इक्वेशन क्या दिया जरा पढ़ो, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल मैंने उठा के दिया आपको। इक्वेशन क्या दिया देखो, 3i plus S2O8 gives I3 plus 2SO4, 2 माइनस, मतलब A plus B gives C plus D, correct. Rate of formation is of sulfate is 0.022 moles per dm cube per second. Moles per dm cube is what? Concentration. Mole per dm cube is the unit for concentration. Molarity बोलो हाँ या ना, मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट ना, विच इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड, ये उसका यूनिट है, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना, यस, ओके। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आपका सल्फेट का उन्होंने दिया हुआ है। अब अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखा है A plus B gives C plus D के फॉर्मेट में, उसको यूज करके मैं अगर अपना ये एक्चुअल इस रिएक्शन के लिए लिखूं तो -1/3 ऑफ I माइनस बाय डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था 3, यहां पे क्या है 1, यहां पे क्या है 1, यहां पे क्या है 2, है ना। तो बस उसी हिसाब से मैंने ये लिखा हुआ है, अब आप समझ पाओगे कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स के लिए प्लस साइन लिखा है और यहाँ पे 1/2 लिखा है फॉर सल्फेट, और आयोडाइड के लिए मैंने -1/3 लिखा है बिकॉज वो रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट्स के लिए माइनस, इसके लिए प्लस, और प्रोडक्ट्स के लिए, और फिर करस्पॉन्डिंग स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बस वंस यू गेट दैट देन इट इज इजी। आयोडाइड और सल्फेट को आप इक्वेट करो, जो फर्स्ट और लास्ट है उसको इक्वेट करो, सल्फेट का वैल्यू दिया है आपको तो आयोडाइड का निकाल लोगे, इस तरह से आपको वो क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आई सबको। तो इस फॉर्मेट में इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट में से ये एक टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली एवरी ईयर, डे इन एंड डे आउट, ईयर बाय ईयर बोर्ड एग्जाम्स में ये टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है और आपको भी आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। अगेन सी, इंटेलिजेंटली स्टडी करना है, आपको चैप्टर आता है, कॉन्सेप्ट आता है, बट ये टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, इसको प्रैक्टिस करके जाओ, ये मैं आपको पक्का बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये वो आपका पहला कॉन्सेप्ट एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट का। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 121 पे पूरा कचरा दिया हुआ है, आप सिर्फ रीड करके उसको इग्नोर कर लो, उसको कुछ भी उसको आपको नहीं करना है, जस्ट रीड एंड इग्नोर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखेगा, रीड दैट पैराग्राफ एंड फॉरगेट अबाउट इट, इग्नोर इट, ओके। बाकी जो मैंने येलो में ये मार्क किया ये वही है जो सेम मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिया है, ओके। सिमिलर एक और टाइप है, देखो N2O5 gives 4NO2, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है N2O5 वाला क्वेश्चन, आप देखेंगे तो एमसीक्यू में भी बहुत बार आता है, थियरी में भी बहुत बार आता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन इनका ये है ना। N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियर, डिसअपियर ये वर्ड का मतलब क्या है, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, कम हो रहा है, डिसअपियर मतलब नेगेटिव, अपियर मतलब पॉजिटिव, फॉर्म्ड, अपियर्ड, मैन्युफैक्चर्ड, ये पॉजिटिव होता है, डिसअपियर,
कंज्यूम्ड, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। इतना तो आप जज कर लोगे। सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मूला आपको मिलेगा। रेट क्या लिखना है आपको, फॉर्मूला लिखना है एवरेज रेट का, और उसमें से आपको वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशियल रेट लॉ। एवरेज रेट हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। तीसरा टाइप क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर। तो पहले समझते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है। व्हाट डज डिफरेंशियल रेट लॉ से? इट सेज दैट रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। ध्यान से सुनना मेरी बात। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या बोलता है? रेट इज डिपेंडेंट ऑन, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। प्रोडक्ट्स आए क्या इस इक्वेशन में? नहीं आए। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में प्रोडक्ट्स भी आए थे, यहां पर प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। अच्छा, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है ओके, रेस टू व्हाट, रेस टू एक्स एंड वाई। यहां पर एक्स और वाई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या? नहीं। आप ध्यान से समझना मेरी बात को, फिर से कंफ्यूज मत होना। मैंने रिएक्शन क्या लिखा था बच्चों? ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, बरोबर है, ये रिएक्शन लिखा था, बोलो हाँ या ना। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या थे? ए और बी। मैं रिएक्टेंट्स की बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स क्या थे? ए और बी। पर यहां पर मैंने क्या लिखा? ए बी लिखा है क्या? नहीं, मैंने लिखा है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई क्या है? एक्स प्लस वाई, ये है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक्स प्लस वाई क्या है बच्चों? ये है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या इनका ए और बी से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं, कोई लेना देना नहीं। एक्स और वाई अलग चीज है, ए और बी अलग चीज है। ए और बी आपको कहां से मिलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलेंगे। क्लियर? ए और बी कहां से मिलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। एक्स और वाई कैसे मिलेंगे? लिखा है, मार्क भी किया है, सामने देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है? दे आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। दे आर व्हाट? दे आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। मतलब उनको आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हो, आप अदरवाइज उनको नहीं बता सकते। तो जो भी आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, खास करके थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लर्न करने हैं, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ढूंढ के आपको दिया, आपको सिर्फ लर्न करने। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, जो जेई वाले और सीईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो एटलीस्ट एंट्रेंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने एक बात बताई थी कि फॉर अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, फॉर अ सिंपल रिएक्शन, हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है, ऐसा हम बोलते हैं, बट दैट इज स्पेसिफिक कंडीशन ना, राइट। बट इन जनरल अगर हम डिफाइन करने के लिए बोलेंगे तो ऑर्डर क्या है? एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, जिसको हम लोग सिर्फ रिएक्शन देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या ये बात एकदम भेजे में गई, क्रिस्टल क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लाना था, तो मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? कांस्टेंट के। ऑब्वियसली मैं के को क्या बोलूंगा? रेट कांस्टेंट, बिकॉज मैं रेट का इक्वेशन लिख रहा हूं। कॉमन सेंस, मैं रेट का इक्वेशन लिख रहा हूं तो रेट कांस्टेंट बोलूंगा। रेट डिपेंड्स ऑन a raised to x or b raised to y and also depends on k. K depends on temperature but not on concentration. The constant will depend on temperature. Okay, so इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या ये बात समझी? यहां पे अगेन अगर आप पेज नंबर 122 पे आ जाओ अपने टेक्स्ट बुक के, मैंने आपको प्रॉपर पूरा मार्क करके दिया है। तो अगर वो बोलता है स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंशियल रेट लॉ, तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रहा है एज इट इज आपको लिखना है। आई हैव सेड दिस बिफोर, फॉर एवरी चैप्टर, जितने भी चैप्टर अभी तक हमने रिवीजन किया, मैं दोबारा बोल देता हूँ, टेक्स्ट बुक के ही लाइंस लिखो, टेक्स्ट बुक के ही आंसर लिखो, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ओके, रेट लॉ, आई हैव गिवन यू द इक्वेशन एंड the actual formula, that is rate is equal to k into a raised to x b raised to y, where x plus y is order of the reaction. How do you define the order? Now that's the question. Next part you can just read and ignore again. Okay, how do you define the order? Now this is important. Okay, so order क्या है? Order is the sum of the indices to which the concentration of reactants is raised. समझा? x और y क्या थे? हमने concentration को x को रेज किया था और y को रेज किया था, करेक्ट ना? तो ये दोनों को जब सम किया, जोड़ा, तो मेरा ऑर्डर बना। तो मैंने ऑर्डर को डिफाइन कैसे किया बच्चों? दे आर द सम ऑफ द टर्म्स और द इंडाइसेस टू विच द concentration of the reactants are raised. Is that clear? Yes. अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह का आएगा? एक्स और वाई को ढूंढने के लिए आपको
ये बहुत ही क्लासिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसे ही आपको ऐसे डेटा वाला क्वेश्चन दिख जाए जिसमें मल्टीपल रेट्स और मल्टीपल टाइप की कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई है, आप समझ जाना कि आपको ये एक्स और वाई यानी कि ऑर्डर ढूंढने का क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने थियरी में भी कराया आप लोग को डिटेल में, दोबारा एक बार गो थ्रू करते हैं। इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, वो भी याद दिलाता हूं। ये रिएक्शन दिया है ए, बी और रेट। क्या दिया है? ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन और रेट आपको दिया हुआ है। जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 था और बी 0.2 था, है ना, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज 0.4 मोलार पर सेकेंड, बी का 0.2 मोलार पर सेकेंड, तब रेट ऑफ रिएक्शन 4 इंटू 10⁻⁵ मोलार पर सेकेंड था। करेक्ट? यहां पे प्रिंटिंग एरर है, दिस शुड बी सेकेंड। हाँ, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। ओके, अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आप इसका रेट लॉ लिखो। रेट लॉ लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। बरोबर बोल रहा हूं? यस बच्चों? तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा लिखेंगे, देखो, रेट इज इक्वल टू के इंटू वॉट एवर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो मैंने पहली लाइन के हिसाब से, सो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन यू कैन से, अच्छा ए और बी की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0.4, 0.2 रेज टू एक्स एंड वाई। फ्रॉम द सेकेंड लाइन ए और बी की जो कॉन्सेंट्रेशन थी 0.6, 0.2 रेज टू एक्स एंड वाई। आपने रेट लिखा, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, what will you get? You get the value of x. now मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी मेनली, कि आपको ऐसे दो इक्वेशन लेने हैं जहां पर कोई भी दो चीज कांस्टेंट, कोई भी एक चीज आपको कांस्टेंट मिलेगी। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में b कांस्टेंट था, है कि नहीं? तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? a की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी, a का जो भी रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वो, है ना? तो इस तरह से आपको इसको देखना है कि जब भी आपको b कांस्टेंट मिल रहा है, वो वाले इक्वेशन आप यूज करके डिवीजन करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, एंड देन सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, है ना? once you get both the values 1 and 2, x is 1 and y is 2 in this case, which means that the final rate equation will be k into a raised to 1 और b raised to 2। और टोटल ऑर्डर क्या है यहाँ पे? ऑफ कोर्स टोटल ऑर्डर हो जाएगा ऑफ द रिएक्शन 1 + 2 दैट इज 3। क्या ये बात समझ में आई? राइट। अब आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो आपको कौन से टाइप के ऑर्डर्स पढ़ने हैं। देयर आर रिएक्शंस ऑफ थर्ड ऑर्डर आल्सो, ठीक है, बट आपके सिलेबस में अगर हम बात करें, एटलीस्ट एचएससी बोर्ड्स लेवल की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये तीन ही पढ़ने हैं। जीरो, फर्स्ट और सूडो फर्स्ट। सेकेंड ऑर्डर का भी कोई मेंशन नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंड ऑर्डर के, दैट्स इट, बाकी कहीं पे कोई मेंशन नहीं है, ठीक है ना? तो हम लोग जीरो, फर्स्ट और सूडो फर्स्ट ये तीनों की बात डिटेल में करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में आपको क्या पूछेगा? वो बोलेगा एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद एग्जांपल। मैंने सेम आपको ये इक्वेशन लिख के दिखाया अभी, रेट का फॉर्मूला लिख के बताया, x + y जो है वो ऑर्डर है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन, यहां पर डिसोसिएशन रिएक्शन गिविंग वाटर प्लस ऑक्सीजन, ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन, ये सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल है। और हर जगह एग्जांपल के बाजू में मैंने स्टार मार्क किया और आपको ये बताया था थियरी के वक्त भी, दोबारा बोल रहा हूं, हर एक टाइप के रिएक्शन ऑर्डर के टाइप का एग्जाम्पल आपको लिखकर याद करना है। प्लीज रिमेंबर दिस अगेन, व्हेन आई से कि आप जब ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के एक पेज पे अपनी नोटबुक में जितने भी एग्जाम्पल है ना, सारे अलग अलग टाइप के, वो लाइन से लिखने, जीरो ऑर्डर का ये, फर्स्ट ऑर्डर का ये, सेकेंड ऑर्डर का ये। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिसोसिएशन दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल आपको हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या ये भेजे में घुस रहा है? ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके दिया है बच्चों, ठीक है? तो आपको ये एग्जांपल लर्न करने पड़ेंगे। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? यस, ओके। देन यू हैव की पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर और दे विल आस्क यू व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर या स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑर्डर। वैसा आपको 2 मार्क के लिए ऐसे क्यों पूछेंगे, मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ यहाँ पे। ऐसे क्यों, क्या क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है। इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव,
ये मतलब जनरली तो पॉजिटिव ही होगा ऑफ कोर्स, बट इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, होल नंबर भी होगा। ऑर्डर 0 हो सकता है, यस, 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, एनीथिंग, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। फ्रैक्शनल का एक ही एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी यही एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी सिर्फ और सिर्फ यही एक एग्जांपल है। सेम रिएक्शन सेम एग्जांपल उठा के यहां पर डाला हुआ है, सिर्फ एक ही एग्जांपल है फ्रैक्शनल का। कौन सा है वो? एसिटाल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन टू गिव यू मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। प्लीज रिमेंबर, मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है एसिटाल्डिहाइड के डिकम्पोजिशन से। हियर इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? फ्रैक्शनल ऑर्डर। कौन सा टाइप का है बच्चों? कौन सा टाइप का है? फ्रैक्शनल ऑर्डर 3/2 यानी कि 1.5। ओके, डायरेक्ट एग्जांपल है, लर्न करना है आपने। मैंने अच्छे से आपको मार्क करके दिया, आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे सामने। ओके, कैन बी 0। तो आप देखेंगे तो यहां पर हमने चारों के एग्जांपल देख लिए, 0 का भी, फर्स्ट ऑर्डर का भी, फ्रैक्शनल का भी और सेकेंड ऑर्डर का भी। चारों लाइन से आपको एग्जांपल लिख के लर्न करने। 0 ऑर्डर का क्या था एग्जांपल? NO2 plus CO gives NO plus CO2। इज दैट क्लियर? देन थर्ड ऑर्डर के बहुत रेयर होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, देन यू हैव मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ये जो टेबल है, मैंने क्या लिखा है बाजू में, क्या लिखा पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन लिखा है ना। ये पक्की बात है कि ये जो टेबल है एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन है। नाउ बिफोर सम ऑफ यू आस्क मी अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, सर 3 ही पॉइंट है, 2 मार्क के लिए आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? भैया 3 पॉइंट टेक्स्ट बुक में दिया तो तुम 3 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। अगर इफ यू आर फीलिंग वेरी generous and you want to give another point to the examiner, add an example, ऑर्डर के साथ में नीचे लिख देना, so and so reaction is example of first order, ठीक है। और फिर एक मॉलिक्यूलरिटी में एक कोई रिएक्शन लिखना और लिखना फॉर दिस रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज 1 या 2 या जो भी वैल्यू है, हाँ, एग्जाम्पल ऐड कर देना। बट ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस आपको एग्जाम में आएगा, ये मैं आपको बोल सकता हूं कि एक ऑलमोस्ट ये गारंटीड बात है। ऑप्शन में निकल जाएगा वो अलग बात है, हो सकता है, बट आएगा ये, ऐसा काफी हाई चांसेस हैं, ठीक है। तो ये छोड़ना और फिर बाद में रोना, ये आपकी बेवकूफी होगी। इसके लिए अगेन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, आपको बता रहा हूं, ये आने वाला, अगर आप ये नहीं पढ़ के गए तो आप स्टूपिड हो, फिर उसमें मेरी गलती नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो मैं आपको बता भी देता हूं क्या लिखना है, कैसे लिखना है इसमें। तो ऑर्डर हमने देख लिया, ओके। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी से कैसे डिफरेंट है? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड था और मॉलिक्यूलरिटी आप रिएक्शन देख के बता सकते हो। पहली बात, क्या देख के बताना है? जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ध्यान से मेरी बात को सुनना, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी। क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी। जैसे कि अगर मैं आपको हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन लिख के बताऊं बच्चों, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, N2 + 3H2 gives 2NH3, बरोबर है। तो इसमें रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए बताओ? अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल, मतलब 3 + 1 कितना हुआ? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वर इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग द रिएक्शन, यस और नो? तो मॉलिक्यूलरिटी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंगल स्टेप में होने वाला, मैंने ऊपर लिखा हुआ है देख लो, सिंगल स्टेप यानी एलिमेंट्री, मल्टीपल स्टेप्स यानी कॉम्प्लेक्स। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर द सेम। अगर सिंगल स्टेप में हो रहा है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको पता है तो ऑर्डर भी आप सेफली बोल सकते हो कि हाँ भाई यही रहेगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? बट इन जनरल ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे जज की हमने? मॉलिक्यूलरिटी हमने सिर्फ रिएक्टेंट्स के देखे मॉलिक्यूल्स कितने काम, कितने उसमें क्या बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट है, और उस हिसाब से हमने उसकी मॉलिक्यूलरिटी लिख दी। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल देख लो,
ओजोन का एक ही मॉलिक्यूल है, बस वो स्प्लिट हो रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई बच्चों? 1। इथाइल आयोडाइड का एक ही मॉलिक्यूल है, वो स्प्लिट हो रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? 1। भेजे में गया, बोलो हाँ या ना? इजी। ओके, देन यहां पर नेक्स्ट वाले में देखो, ओजोन प्लस ऑक्सीजन, वो नेसेंट है, ओजोन प्लस ऑक्सीजन, ओजोन का एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का, नेसेंट ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है ना? आप बोलोगे सर नेसेंट ऑक्सीजन का एक एटम है भाई, लेकिन वो नेसेंट है ना, तो उसको आप एक मोल या एक मॉलिक्यूल गिन रहे हो बेसिकली। तो अगेन इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। यहां पर 2 मॉलिक्यूल हैं NO2 के, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। सिंपल। क्या ये बात भेजे में जा रही है? अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी हायर नंबर भी हो सकता था क्या? 2, 4, 10, 15, 20, 50 भी हो सकते हैं ना, क्यों नहीं? ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलरिटी कैन बी अ बिगर नंबर। ऑर्डर में आपके पास 0, 1 और 2 बस यही था। 0 इनफैक्ट आपके सिलेबस में तो 0 फर्स्ट और सूडो फर्स्ट, ये 3 ही है ना, बट मॉलिक्यूलरिटी थोड़ी बड़ा नंबर भी हो सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात क्या था इसके बारे में, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में डिफरेंस, कि ऑर्डर हमने कहा कि इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी जो है वो होल नंबर ही होता है। इनफैक्ट वो होल नंबर भी नहीं, 0 भी नहीं, वो नेचुरल नंबर होता है अगर आप देखो तो। करेक्ट है, क्योंकि इट हैज टू बी पॉजिटिव ना, हाउ कैन देयर बी लेस देन 1 मॉलिक्यूल? नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता, मिनिमम 1 मॉलिक्यूल तो चाहिए, तो वो नेचुरल नंबर ही होगा। बोलो हाँ या ना? यस, मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर इसलिए लिखा था, बट अपन टेक्स्ट बुक की भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना? तो इट इज मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। बाकी डिटरमाइन थियोरेटिकली है और एक्सपेरिमेंटली है, और दोनों के डेफिनेशंस तो आपको मालूम ही है, ऑलरेडी मालूम है आपको, राइट? सो दैट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी फॉर अन एलिमेंट्री। मेरी बात को फिर समझना, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप सेम बोल सकते हो फिर भी, बट अदरवाइज दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। ये क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको? यस। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है आपके पास, अगर आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी कि मल्टीपल स्टेप्स में होने वाला रिएक्शन है बच्चों, तो उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा बताओ? अगर मल्टीपल स्टेप्स हैं तो उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? हमेशा द स्लोएस्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द स्लोएस्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर समझो 3 स्टेप में 4 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें जो स्लो वाला, जैसे कि ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल दिया, ध्यान से देखना, इसमें कौन है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? आप बताओ कौन है? द स्टेप नंबर 1 विच इज द स्लो स्टेप, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इज दैट क्लियर? यस, परफेक्ट। तो अगर स्लो हो रहा है तो वो RDS है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये सेम चीज मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव में SN1 SN2 में भी सिखाई है, याद कर लेना, है ना? SN1 में मल्टीपल स्टेप्स होता है ना, 2 स्टेप्स होता है ना, तो उसमें जो स्लो वाला है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और SN2 में तो सिंगल स्टेप है, तो टेंशन ही नहीं है कि नहीं? बात समझे? तो आपको कोई पूछेगा कि SN2 कैसा है, सिर्फ एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, तो क्या बोलोगे? सिंगल स्टेप में हो रहा है ना SN2, तो एलिमेंट्री का एग्जांपल हुआ ना, है कि नहीं? और SN1 जो है वो मल्टीपल स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में हो रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हुआ। बात भेजे में गई कि नहीं गई? यस, हैलोजन डेरिवेटिव्स में ये अप्लाई कर सकते हैं अपन लॉजिक, है ना? So that was your order and molecularity. Again, I am saying, repeating this, very very important table, almost sure to be asked. Okay. उसके बाद आता है इस चैप्टर का ढंग का एकमात्र डेरिवेशन। अगेन, अगर मैं बोलूं कि इस पूरे चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ 2 चीज पढ़ के जानी, 10 मिनट बचे एग्जाम को, मतलब आप एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हो और इस चैप्टर में से 10 मिनट बचे, 2 चीजें रिवाइज करनी। क्या 2 चीजें रिवाइज करोगे? एक ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का टेबल, और दूसरा ये वाला डेरिवेशन, ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों में से एक तो मैं आपको 101% बोल रहा हूं कि गारंटी आने ही वाला है, हो सकता है दोनों आ जाए, बट ये दोनों में से एक तो चीज आएगी ही, ये मेरी पक्की भविष्यवाणी। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये आने ही वाला है, ठीक है, इसको आप नहीं छोड़ के जा सकते। अच्छा, ये मैंने अब आपको क्या बोला था, इसका क्वेश्चन लिख के दिया था, ध्यान से देख लो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, आपको ये एज इट इज यही पूछेगा वो।
कुछ और इसका फॉर्मेट ही नहीं है इस क्वेश्चन का। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो अभी वापस एक बार रिवाइज करो। हमने एवरेज रेट पढ़ा, हमने इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा, हमने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा, उसके बाद ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी देख ली। अब चौथा है हमारे लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बस ये चैप्टर में 4 ही चीजें, ये चौथी है। डिफरेंशियल रेट लॉ बोलता था रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, बरोबर है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलता है कि ऑर्डर के हिसाब से इक्वेशन यानी फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या बोलता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ? ऑर्डर के हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा जरा बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पे आपके लिए लिखा हुआ है, ये है ना। और ये आपको जो टेबल मैंने बना के दिया, आप एज इट इज इसको आपको रिवाइज करना है, ध्यान से देख लो, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, पहली बात, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग है, जीरो ऑर्डर के लिए अलग है। ये गया दिमाग में? मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए क्या बोला आपको? इज देयर वन इक्वेशन फॉर एवरीथिंग? नो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंडर जब ऑर्डर चेंज होगा तो इक्वेशन भी चेंज होगा। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या है? पढ़ो आपके स्क्रीन पे, क्या है इक्वेशन? k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log टू द बेस 10 ऑफ a नॉट बाय 80, है ना। k क्या है? रेट कांस्टेंट है। स्मॉल t क्या है? टाइम। a नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। at क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। फिर से समझो, सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, फॉर्मूला के टर्म्स क्या है आपको पता होने चाहिए। k क्या है बोलो? k क्या है? रेट कांस्टेंट है। t क्या है? टाइम है। a नॉट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल, है ना। और at क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। क्या ये बात समझ में आई? टर्म्स पता है तो फॉर्मूला सिंपल है, टर्म्स नहीं पता तो गड़बड़ है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये रहा। इसको डिराइव कैसे किया, अब यहां तक पहुंचे कैसे, जरा उसकी बात करते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ को हम लोग, जो ऑलरेडी हमको आता है, उसको हम अभी यूज करके इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाएंगे। मैंने लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड मार्क किया, आप इतना ही लिखेंगे अपने एग्जाम में। पहली बात, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है। कंसिडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिविंग ए बिकम्स प्रोडक्ट, सही है। पहली लाइन क्या है? ए इज बिकमिंग प्रोडक्ट। फॉर दिस डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखेंगे आप? दो तरीके से लिख सकते थे। रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। अच्छा, माइनस डी ए बाई डी टी क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट है, बोलो हाँ या ना। ये वाला जो फॉर्मूला था ये क्या था बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट था, बोलो यस और नो। और k इंटू ए रेस टू 1। अच्छा, 1 क्यों लिखा मैंने, अज्यूम क्यों किया? बिकॉज आई एम डिराइविंग फॉर फर्स्ट ऑर्डर, समझे, है ना। तो रेट ये दोनों के लिए, दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है रेट के लिए, एक इंस्टेंटेनियस वाला भी और एक डिफरेंशियल रेट लॉ वाला, बरोबर है ना। अब मैंने दोनों फॉर्मूला को साथ में लिया, रीअरेंज किया। dA बाय ए इज माइनस के डी टी। क्यों? a का टर्म्स एक बाजू ले लिया, मैथमेटिक्स का रूल है ना, x के टर्म एक साइड ले लो, y के टर्म एक साइड ले लो, ऐसा ही रूल है ना, आप लोग पढ़ते हो डिफरेंशिएशन में, राइट। पीसीएम वाले तो समझते ही। तो dA बाय ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। कॉन्स्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है बिटवीन विच लिमिट्स? मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट क्या है तुम्हारी? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का शुरू करने के पहले, और AT तक तुमको जाना है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, उसी रेंज में तुमको ऑपरेट करना है। समझे कि नहीं समझे? जिनको नहीं समझा उनको बता दूं। समझो, शुरुआत में तुमको मैं बोलूं तुम्हारे पास 5 मोल रिएक्टेंट था, कितना था? 5 मोल, और 10 मिनट के बाद तुम्हारे पास 2 मोल बचा, तो 5 से 2 इतना ही मेरा रेंज हुआ ना, इतनी लिमिट हुई ना, बस मेरे को उतने में ही ऑपरेट करना है, समझे। तो A0 और AT मेरी रेंज हुई किसके लिए? A के टर्म्स के लिए।
और टाइम के लिए मेरी रेंज क्या हुई, जरा कॉमन सेंस लगा के बताना सर। 0 यानी इनिशियल टाइम 0 से लेके टाइम t, समझे कि नहीं समझे? तो अगर आप नोटिस करेंगे हमने ये ऐसा लिखा है, a0 और at जो है वो a के टर्म्स की लिमिट्स हैं, और 0 और t जो है वो टाइम के टर्म्स की लिमिट्स है। कॉन्स्टेंट जो कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर ही रहता है। क्लियर? मैथमेटिकली सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? इजी है, बढ़िया है, ठीक है। ऑन फाइनल इंटीग्रेशन यू विल गेट नेचुरल लॉग ऑफ a between the limits a0 and at, और minus k of t, मतलब integration of dt is t only, integration of dx, integral of dx is x, सबको मालूम है ये इंटीग्रेशन का सबसे सिंपल फॉर्मूला है ना। ओके, सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, नेचुरल लॉग ऑफ at माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a0 इज इक्वल टू माइनस kt। नेचुरल लॉग को 10 के पावर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a0 बाई at। अच्छा, a0 बाई at कैसे आया? माइनस साइन, log m माइनस log n, log m बाई n, सिंपल है ना। ये जो मैंने बॉक्स किया है यही फॉर्मूला मैंने आपको वहां पर दिखाया था लिखा हुआ। तो ये पूरा का पूरा आपका डेरिवेशन जो है एज इट इज बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए आएगा बच्चों। क्या ये बात क्लियर हुई? नीचे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी क्यों जरूरी है? सेम इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो ऊपर ये इक्वेशन आपने मार्क किया उसी सेम इक्वेशन का यहां पे मैंने क्या मार्क किया हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, इंडेक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? अब ये जो आपने ये इक्वेशन डिराइव कर लिया, इसको भी मैंने दो फॉर्म्स में लिखना सिखाया था आपको, ये भी याद कर लेना। एक तो ये a0 और at है, ये तो सबको समझ ही गया अभी। a0 और at क्या था? इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, बरोबर है ना। दूसरा मैंने बताया था स्मॉल a और स्मॉल a माइनस x, क्या था ये बच्चों? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल a है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल a माइनस x है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस एंड दिस इज द सेम थिंग, a माइनस एक्स इज नथिंग बट 80, बोलो हाँ या ना। और मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दिया था आपको याद होगा तो, कि मैंने आपको 100 रुपए दिए खर्च करने के लिए, एंड सपोज यू एंड अप स्पेंडिंग 80 रुपीज, तो यू कैन एक्सप्रेस इट लाइक दिस ना, आइदर 100 माइनस 80 और जस्ट 20। सो दिस इज योर at, दिस इज योर a माइनस x। ये इस तरीके से, बात तो दोनों एक ही है ना, बट आपने एक्सप्रेशन अलग अलग किया। ये मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया था एक्सप्लेन करते हुए, याद होगा राइट? याद नहीं था तो अभी रिवाइज हो गया। क्लियर? ओके। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, कैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और जो रेट कांस्टेंट है वो हर एक के लिए अलग है, 0 फर्स्ट सेकंड, वो ठीक है। हाफ लाइफ हम डिराइव करेंगे, हाफ लाइफ भी डिराइव करेंगे यूजिंग द सेम इक्वेशन। क्या इक्वेशन था? हाफ लाइफ को पहले डिफाइन करेंगे तब इक्वेशन समझ में आएगा। कैसे डिफाइन करना है हाफ लाइफ को? The time required for original quantity to become 50% of original value. हाफ लाइफ का क्या था ये डेफिनेशन? टाइम रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस टू बिकम हाफ, है ना। रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन आधा होने के लिए जो टाइम लगता है वो, है ना। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बट ये छोटा क्वेश्चन है। दिस विल बी आइदर अ पार्ट ऑफ लॉन्ग आंसर, जो 4 मार्क का आंसर होता है ना, उसका एक सब क्वेश्चन होगा ये, या फिर अगर ऐसे ही पूछा तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क के लिए पूछेंगे। दिस विल नॉट बी अ 3 मार्क डेरिवेशन। तो इसमें अपना फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? हाफ ऑफ ओरिजिनल ना, क्योंकि मैंने नाम ही हाफ लाइफ लिखा है ना। तो बस मेरे को at को क्या करना है? a0 बाई 2 कर लेना है। मेरे जो इक्वेशन मैंने डिराइव किया उसमें at की जगह पे a0 बाई 2, a0 कैंसिल, log 2 आप मल्टीप्लाई कर लो। log 2 की वैल्यू सबको आती है 0.3010, मालूम ही आपको, एवरीबॉडी नोज इट, यस। इस तरह से, एंड 0.3010 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 बाई k, ये आपका टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा, राइट। सेम आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको एग्जैक्ट सेम लाइंस में सेम डेरिवेशन मिलेगा बच्चों। क्लियर? हाफ लाइफ का रिएक्शन। अगेन यू डोंट हैव टू ड्रॉ द ग्राफ,
You don't have to actually draw the graph. Not in your theory paper. Graph based क्वेश्चन MCQs में आते हैं, वो हमने किए भी हैं सॉल्व, बट थियरी पेपर में नहीं. ओके तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, कुछ मिस्टेक्स भी थी टेक्स्ट बुक में, वो मैंने कैंसिल करवाई हुई है, पहले ही कैंसिल करवा दी, एक बार देख भी लेना, सामने आपके लिखा हुआ है पेज नंबर 127. मिस्टेक्स मतलब कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि इक्वेशन 6 पॉइंट समथिंग नहीं लिख सकते हो ना आप वहां पे पेपर में, आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट. ओके सो दैट इज योर डेरिवेशन फॉर हाफ लाइफ. नेक्स्ट है आपका यूनिट्स. ये फंडा भी समझ लेते हैं पहले, देन विल कम बैक टू जीरो ऑर्डर. अभी यूनिट ऑफ के क्या है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? यूनिट ऑफ के क्या है बच्चों? इट इज नथिंग बट टाइम इनवर्स और सेकेंड इनवर्स. क्या है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो गया, कैंसल हो गया है ना, तो इसीलिए टाइम इनवर्स या सेकेंड. देखो यहां पर क्या है, के की आप कॉमन सेंस यूज करके के की यूनिट्स निकाल लो. ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन, तो कैंसल ही हो गए ये तो टर्म्स, है ना. ये रहा टाइम और ये तो नंबर है, प्योर नंबर है, तो इसीलिए के यूनिट्स क्या हुए, टाइम इनवर्स 1 अपॉन टाइम. बोलो हाँ या ना. मीन सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या टाइम इनवर्स इन जनरल रहेगा तो आप बोलोगे कि वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का था. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूमेरिकल में जो यूनिट दिया है के का, उससे आप जज कर लोगे कि मुझे कौन सा इक्वेशन यूज करना है. समझे बात को? एग्जाम्पल आगे आएगा. देन यू हैव, सो दिस वाज अबाउट एवरीथिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्डर. नाउ वी गो टू जीरो ऑर्डर. जीरो ऑर्डर का क्या फंडा था? इसमें के की वैल्यू जो इक्वेशन है, वो फॉर्मूला जो है वो है a नॉट बाय a नॉट माइनस at बाय t. अगेन दे कैन आस्क यू अ डेरिवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अभी हम लोग वो डेरिवेशन भी देख लेंगे, और सेम वे उसका हाफ लाइफ भी निकालना है. ठीक है, तो तीनों जो पैरामीटर्स हैं, के का इक्वेशन, के का फॉर्मूला, टी हाफ का फॉर्मूला और यूनिट्स, ये आपको पता होने चाहिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर. और ये जो मैंने ये येलो कलर का जो बॉक्स ये जो दिख रहा है आपको, यहां लिखा हुआ है, ये आपके एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन में जरूर आ सकता है. जैसे ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का डिस्टिंग्विश था, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का भी डिस्टिंग्विश आ सकता है. ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे जो अभी कहा आपको कि इक्वेशन जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाएगा आपको, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगेन पूरा फंडा सेम है, लेट्स गो थ्रू दैट क्विकली. तो यहां पर भी अपन स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट जा रहे हैं. तो यहां पर पहला स्टेप क्या है, सेम फंडा, रेट इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी. किसके हिसाब से? एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट के हिसाब से. इक्वल टू के इंटू ए रेस टू जीरो, किसके हिसाब से? डिफरेंशियल रेट लॉ के हिसाब से. अच्छा, एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1, तो के इंटू ए रेस टू जीरो इज के. दोनों को इक्वेट करो, ये तो दो लाइन का डेरिवेशन बन गया. बस वापस से इंटीग्रेशन करना है, वापस सेम लिमिट्स यूज करनी है, ए नॉट ए टी और जीरो और टी. कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेना है. ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, तो के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी. बरोबर. यूनिट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने मार्क की, ध्यान से देखना. यूनिट ऑफ के इज द सेम एज द यूनिट ऑफ द रेट. जो भी रेट का यूनिट दिया रहेगा वो ही के का यूनिट रहेगा. समझे? फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो भी रेट का यूनिट है वही के का भी यूनिट होगा. जैसे हमने इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ के लिए फंडा निकाला था हाफ लाइफ का, वही इक्वेशन यूज करके हम यहाँ पे हाफ लाइफ डिराइव कर लेते हैं. जैसे कि AT विल बी A नॉट बाई 2. क्यों? हाफ लाइफ है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल की हाफ हो गई है, तो K इंटू A नॉट माइनस A नॉट बाई 2, तो A नॉट बाई 2K विल बी हाफ लाइफ, राइट. एंड यूनिट मैंने बताया, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ K विद इक्वल विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट which is concentration per unit time, that is mole per liter per second. जनरली आपको यही यूनिट मिलेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड. क्या ये बात क्लियर हुई? यस. तो ये सारे डेरिवेशंस हो गए.
अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हम लोग देखेंगे, अगर टेक्स्ट बैक में और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है तो देन विल डिस्कस, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा बोर्ड्स में, ठीक है। हाँ, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन उनको देना कि गिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, अगर वो उन्होंने क्वेश्चन बैंक या टेक्स्ट बैक में पूछा है तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो स्किप करो, क्योंकि वो आपके लिए टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ओके, एग्जांपल्स, जीरो ऑर्डर के एग्जांपल मैंने क्या लिखवा है, एक वर्ड देखो क्या लिखा है वहां पे जीरो ऑर्डर के एग्जांपल में, एडजॉर्प्शन। जहां पर भी आपको मेटल पे गैस का एडजॉर्प्शन वाला रिएक्शंस हैं जितने भी आपके, वो सारे के सारे आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ही होने वाले हैं। जैसे कि अमोनिया का फॉर्मेशन, प्लैटिनम पे कोई भी गैस का डिकॉम्पोजिशन, हम लोग जो हाइड्रोजिनेशन करते थे, है ना, रैनी निकल या प्लैटिनम पैलेडियम यूज करके, सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, राइट, एल्कीन्स, एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए हाइड्रोजिनेशन, वो भी आपका क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा। बट ये मत भूलना कि वो जीरो ऑर्डर हाई प्रेशर पे होगा, वो जीरो ऑर्डर किस पे होगा, हाई प्रेशर पे होगा, ये मत भूलना। तो ये आपका जीरो ऑर्डर का एग्जांपल हो गया। अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एग्जांपल्स को एक बार एक पेज पे अच्छी तरह से लिख के सारे लर्न कर लेना। लास्ट वेराइटी है हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तीसरा और आखिरी वेराइटी है हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर। उसका मतलब क्या है कि इनका ओरिजिनल जो ऑर्डर है वो एक्चुअली हाई है, बट ये बिहेव कैसा करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करते हैं। और इसका भी मैंने आपको क्लासिकल एग्जांपल दिया हुआ है, जितने भी आपके हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है, कौन से, जितने भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है, मैंने अल्कोहल फिनॉल में आपको पढ़ाया बच्चों, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल प्लस एसिड, यस, है ना। जितने भी हाइड्रोलिसिस, खास करके एसिडिक मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन है, वो सारे के सारे कैसे हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। क्लियर? एनसीईआरटी में भी सेम एग्जांपल है, यहां पर भी सेम एग्जांपल है। तो आपका सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस मैंने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया आपको, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलता है, वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस है एसिडिक मीडियम में, वो भी है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस आप एसिड बनाते हो एसिडिक मीडियम में, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया हमने। तो ये सारे जितने भी हाइड्रोलिसिस वाले आपके जो रिएक्शंस हैं, इसमें वाटर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा यूज होती है कि वो होना चाहिए सेकंड ऑर्डर, बट अगेन सेम लॉजिक जो एडसॉर्प्शन में बताया ना, कि एक चीज की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि वो यूज ही नहीं हो रहा, तो रिएक्शन होते होते आपको उसके फर्क नहीं पड़ रहा ना कॉन्सेंट्रेशन में, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो वो सेकंड एक्सपेक्टेड था लेकिन फर्स्ट है, इसलिए उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंटायर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एक्चुअली कैंसल्ड आउट वाला ही है, ठीक है। पूरा का पूरा टेम्परेचर डिपेंडेंस, पूरा का पूरा एक्टिवेशन, कोलिजन, एवरीथिंग इज कैंसल्ड आउट। द ओनली पार्ट दैट यू हैव टू एक्चुअली स्टडी इज द कैटलिस्ट एक्शन वाला, और अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी इंपॉर्टेंट है, आएगा पक्की बात। एक डेरिवेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक डेरिवेशन खास करके फर्स्ट ऑर्डर का जरूर आएगा, और थियरी अगर बोले तो कैटलिस्ट का क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है, ठीक है ना। तो लास्ट चीज है हमारा कैटलिस्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक और टेक्स्ट बैक पे जाएंगे। क्या है कैटलिस्ट? इट्स अ सब्सटेंस एडेड दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। अगेन जेई वाले बच्चों के लिए खास एक अच्छा पॉइंट बता दूं, कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट करता है कि बैकवर्ड रिएक्शन का? ये भी जेई में लास्ट ईयर आया हुआ है ये पॉइंट, वो एक्चुअली दोनों साइड करता है। तुम फॉरवर्ड करो या बैकवर्ड करो, वो इक्वली दोनों को अफेक्ट करेगा। फॉरवर्ड करना चाहते हो, बैकवर्ड करना चाहते हो, दोनों, उसको स्पीड इंक्रीज करने से मतलब है, डायरेक्शन तुम डिसाइड करो तुमको जहां लेके जाने का है। वो बोलता है मैं फास्ट चलाएगा, तुम गाड़ी फॉरवर्ड में चलाओ कि रिवर्स में चलाओ, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रख लेना। खैर, थियरी के हिसाब से क्या बोला मैंने, कैटलिस्ट जो है वो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, यस। कैसे, थ्रू विच मैकेनिज्म? इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवे। मैंने एक बहुत अच्छा सा आपको डायग्रामेटिकली ये बना के दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है कि लोअर एनर्जी वाले स्टेट से जाने की कोशिश करता है, मतलब बेसिकली वो शॉर्टकट लेता है, और बिकॉज वो शॉर्टकट लेता है, वो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। मैंने एक एग्जांपल ऐसा दिया था कि दो पहाड़ है ना, एक हिल ऐसा है बड़ा वाला लंबा वाला एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और एक छोटा है, तो छोटे वाले पे चढ़ना आसान होगा, तो ज्यादा लोग इस पे चढ़ेंगे, सही बात है। तो इसीलिए ये बैरियर का जो हाइट है उसको वो कम कर देता है,
और that is why that is why more molecules are able to collide, more molecules are able to take part in the reaction. ठीक है. अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो पहला एग्जांपल आपके इसमें दिया होता ना फर्स्ट ऑर्डर वाला, उसी का एग्जांपल दोबारा इन्होंने लिया है. अब ये बोला है कि इस बार कैटलिस्ट के साथ करके देखो और बिना कैटलिस्ट के करके देखो. अगर कैटलिस्ट है तो आपको कम एनर्जी चाहिए, 57 किलो जूल में आपका कम आपका एक्टिवेशन एनर्जी में काम हो जाता है. अगर कैटलिस्ट नहीं है तो 76 किलो जूल चाहिए फॉर द सेम रिएक्शन. ये एग्जांपल भी आपको मार्क भी करना है, लिखना भी है कैटलिस्ट के एग्जांपल्स में. लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, एवरेज रेट मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंस्टेंटेनियस रेट, डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ. सेम टेबल यहां पर भी लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में लिख के दिया है, चिंता मत करो. अर्हीनियस इक्वेशन आपके थियरी सिलेबस में से डिलीटेड है, एमसीक्यू के लिए यूज आ जाएगा. तो 5 और 6 डिलीटेड है, मतलब टेक्निकली सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर के 4 फॉर्मूले से. ठीक है ना. एक्सरसाइजेस के हर एक एमसीक्यू का सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है थियरी लेक्चर में. केमिकल काइनेटिक्स का जो थियरी का पूरा प्लेलिस्ट बना के दिया है. सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बैठ के सिंसियरली सॉल्व करने हैं जब ये चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो. ठीक है, खुद से सॉल्व करना. नहीं मिले तो वो वीडियो में एक बार देख लेना, आपको मिल जाएगा. ओके, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एंड पीडीएफ आल्सो आई विल गिव यू. टिपिकल जो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं, जैसे यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया कि रेट रिलेटेड, रेट लॉ रिलेटेड, जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस जो है वो जरूर आएंगे. डायरेक्ट ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आएगा. अगेन ये रेट के ऊपर है, हाफ लाइफ के ऊपर है, कंप्लीशन ये वाला ग्राफ बेस्ड है. ठीक है, अगेन हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन है ये. 2 स्टेप्स, एलिमेंट्री रिएक्शन, rate law, all the MCQs are there. I have solved the MCQs in detail also. You can see यहाँ पे फोर्थ वाला, ये फोर्थ MCQ का इतना बड़ा सॉल्यूशन है अपने पास पूरा. ठीक है, क्या बोला उसने देखो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन इज T. तो 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना, तो मैंने केस 1 और केस 2 लिखा है. केस 1 में क्या है, 90% कंप्लीट है, मतलब कि कितना रिमेनिंग है, 10%. केस 2 में 99.9% कंप्लीट हुआ, मतलब कितना रिमेनिंग है, 0.1% रिमेनिंग हुआ. बरोबर है ना. तो मैंने A0 और AT का पहले आपको रेशियो निकाल के दिखा दिया. रेशियो निकाला, आप देख सकते हो कितना आएगा रेशियो बच्चों. फर्स्ट केस में आपका रेशियो आएगा 10 और सेकेंड केस में आपका रेशियो आएगा कितना, 10⁻3. बरोबर है. यस, और बस इक्वेट कर लेना है 90% और 99% के लिए, दोनों के लिए लॉ. यहां पर A0 और AT को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, और क्योंकि K तो सेम रहने वाला है फॉर द गिवन रिएक्शन, दोनों को इक्वेट कर लिया. 2.303 कैंसिल हो जाएगा. T1 by T2 का रेशियो आपको मिल जाएगा 3, मतलब T2 इज 3 टाइम्स ऑफ T1. हेंस प्रूव हुआ कि 99.9% करने के लिए 3 गुना टाइम लगेगा जितना 90% के लिए लगा था. इज दैट क्लियर. ये सेम, बाय द वे, ये सेम क्वेश्चन आगे भी सेम इसी एक्सरसाइज में आया हुआ है ना. बाद में यू हैव एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी बैक रिवर्स रिएक्शन से थोड़ी सी ज्यादा है. ओके, देन 1 और 2 सेंटेंसेस में कौन से क्वेश्चन करने हैं और कहां पे मिलेंगे आंसर्स देख लेते हैं. अच्छा चलो पहला वाला देखते हैं, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस वाला. ये अमोनिया का वापस प्रोसेस है. क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द 3, चलो बताओ. रेट इज इक्वल टू -1/1 d by dt of N2 is equal to -1/3 d by dt of hydrogen is equal to +1/2 d by dt of अमोनिया. करेक्ट, इजी, सिंपल. ये रिलेशनशिप है बीच में सबके तीनों के. करेक्ट. ओके, फॉर दिस रिएक्शन रेट लॉ इज गिवन एज, रेट लॉ कैसा दिया है ये, CH3Br के रिस्पेक्ट में 1 है और OH के रिस्पेक्ट में भी 1 है. बरोबर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है. ओवरऑल ऑर्डर 2 है. ठीक है. हाउ डज द रिएक्शन रेट चेंज इफ OH इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 5. अगर OH को तुम फैक्टर ऑफ 5 से कम करोगे तो रेट भी कैसा हो जाएगा, रेट भी
रेट ऑल्सो डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 5। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 1:1 रेशियो है, OH के रिस्पेक्ट में 1:1 रेशियो है, बोलो यस और नो, ऑर्डर 1 है ना, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज द चेंज इन रेट इफ बोथ रिएक्टेंट एंड, अब बोथ रिएक्टेंट्स आर डबल, मतलब दोनों को डबल किया तो ये भी डबल ये भी डबल, मतलब रेट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। ऐसा लिखूं R2 इज 4 टाइम्स ऑफ R1, ऐसा लिख दूं सिंपल, यस और नो, यस। आगे बढ़े। What is the relationship between coefficients of reactants in a balanced equation for an overall reaction and exponents in the rate law? In what case are the coefficients the exponents? तो मुझे बताओ पहली बात की exponents और coefficients में कोई लेना देना है नहीं, मैंने ये क्लियरली बोला ना, A और B and X and Y are completely different। कौन सा एक ही ऐसा सिनारियो है, कंडीशन है जिसमें ए बी और एक्स वाई सेम हो सकते हैं? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। क्या ये बात मैंने क्लियर की? यस और नो, ठीक है। नाउ दोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग कि सर आपने एक वर्ड लिख दिया हम कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा बुद्धि जरा वापरो, देखो क्या लिखा है ऊपर, आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस, ठीक है। पूरा पोथा लिखने का नहीं है इसमें, ये इसके लिए तुमको मार्किंग की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुमको एक शब्द ही चाहिए, इतना मैंने बताया, बस उसको एक सेंटेंस में लिखना है। बात जा रही है आप लोगों के भेजे में। आई नो यहाँ पे अभी भी ऐसे लोग होंगे जो ये एक्सपेक्ट करे कि सर आपने इसका लाइन कहाँ मार्क करा है। लाइन की जरूरत नहीं है, मेरे में कॉमन सेंस है कि वो 1 सेंटेंस आंसर, इसलिए लाइन मार्क नहीं करा रहा हूँ। जो बड़ा आंसर है उसका तुमको वर्ड बाय वर्ड मार्किंग दिया भी है और दूंगा भी आगे, ठीक है। तो जितना बता रहा हूँ उस पर भरोसा करो, उतना ही पढ़ो। बात समझ में आ रही है? खुद का ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो, कोलिशन थियरी कैंसल्ड है, डिलीटेड है, नहीं करने का है। एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट कैंसल्ड है। यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये है डायरेक्ट रेट कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर का क्या था यूनिट? मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना। सेकंड ऑर्डर का क्या था? अब मैंने यहां पे आपके लिए डिराइव किया हुआ है, अगर आप देखो तो nth ऑर्डर तक मैंने डिराइव करके दिया हुआ है। जस्ट फॉर योर बेनिफिट आई हैव डिराइव्ड अप टू nth ऑर्डर। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं ताकि उसमें से आप डायरेक्ट अपना आंसर लिख पाओ बच्चों। देखो मैंने पूरा एक अच्छा बहुत प्यारा सा टेबल लिख के दिया, आपको दिख रहा है। फॉर जीरो ऑर्डर इट इज मोल पर लीटर पर सेकंड, फॉर फर्स्ट ऑर्डर इट इज जस्ट टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स ऑलरेडी मालूम है। फॉर सेकंड ऑर्डर इट इज लीटर पर मोल पर सेकंड, उल्टा हो जाता है, ध्यान से देखना। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, देखो सेम दिख रहे हैं ना, माइनस साइन पे फोकस करो ऊपर, है ना। थर्ड ऑर्डर का है नहीं आपके सिलेबस में, बट बता दिया। फॉर nth ऑर्डर इट इज मोल रेज टू 1 माइनस n, लीटर रेज टू n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। nth ऑर्डर वाला एमसीक्यू में काम आएगा। इज दैट क्लियर? ये भी मैंने पूरा लिखवाया हुआ है, तो चिंता नहीं करो, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है वो। इज दैट ओके विद एवरीबडी? तो फॉर जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का दिया हुआ है, ओके। देन यू हैव आर्हीनियस इक्वेशन, कैंसल्ड है, सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बताओ कौन सा है? सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या लिखना? अब देखो ये 2 मार्क का आंसर है छोटा सा, तो आपको एक वर्ड लिख के नहीं छोड़ना है या एक लाइन लिख के नहीं छोड़नी। क्या लिखना है? फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? इट हैपेंस इन मल्टीपल स्टेप्स, और एक एग्जांपल लिखना है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में, या जरूरी नहीं कि वही एग्जांपल, आपको जो मालूम है, आप कोई भी SN1 का लिख लो ना, 2 स्टेप्स में, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी SN1 वाला जो मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप वो लिख लो, बस उसमें आपको एग्जांपल लिखना है। इज दैट क्लियर? यस। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। ऑलरेडी मालूम है आप लोग को, अभी फॉर्मूला भी बता दिया। फॉर फर्स्ट ऑर्डर T half is 0.693 by K, and for second order T half is A naught by 2K. सेम क्वेश्चन रिपीट वापस, 9th और 10th बेसिकली सेम। डिराइव द रिलेशनशिप नहीं बोला है, राइट द रिलेशनशिप बोला है, ठीक है, ओके। देन यू हैव हाउ इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड। नाउ दिस इज आंसर इन ब्रीफ, दे आर आस्किंग यू द प्रोसेस ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन इट। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ना उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ब्रीफ में वो पूरा एक्सप्लेनेशन मांग रहा है आपसे, हाउ टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट।
So I'll give you the exact marking of how much you're going to write, what points you're going to write. ठीक है? पेज नंबर 120 पे आ जाओ. सब लोग आ गए? पेज नंबर 120 of your textbook. Okay? To determine the instantaneous rate of a reaction, progress is followed by measuring concentration of reactant or product at different time intervals. ये आपका point number 1. Clear? Then next page पे आ जाओ, that is page number 121. The concentration of a reactant or product plotted against time, तो आप ऐसे लिखो R plotted against time. क्या? R plotted against time. That is point number 2. अब यहां पर लिखो ड्रॉ ग्राफ. क्या लिखोगे? ड्रॉ ग्राफ. That will be point number 3. Because it's a long answer. They've asked you in brief, ना? कौन सा ग्राफ बनाओगे वो भी बताता हूं. कौन सा ग्राफ बनाना है? ये वाला 6.1. ड्रॉ ग्राफ 6.1. ठीक है? ये वाला ग्राफ आपने बनाना है. समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 सबको समझा? ड्रॉ ग्राफ 6.1. ओके. अगला पॉइंट क्या है? A tangent is drawn to the curve at a time t1 gives the rate of reaction. That is point number 4. The slope thus obtained gives the instantaneous rate of the reaction at time t1. That is point number 5. The instantaneous rate dc by dt is represented by replacing डेल्टा बाय डेरिवेटिव. ये तो ऑलरेडी शुरू में समझा दिया मैंने. एवरेज रेट में डेल्टा था, इंस्टेंटेनियस में डी था इन द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज रेट. दैट इज योर पॉइंट नंबर 6. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. 6 पॉइंट आपको लिखने हैं. इज दैट क्लियर? और लास्ट में आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो है एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द रिएक्शन ए बी, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी इज डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी. Is that clear? That is point number 7. हमने पॉइंट बाय पॉइंट देख लिया कि हमको क्या क्या लिखना है. Is that clear? Crystal clear to everybody? बोलो yes or no. इसकी मार्किंग दे दी पेज 120 और 121 पे. ठीक है. डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस कर लिया, डिटेल में बोला आएगा ही, गारंटी है. ठीक है. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. इसमें ओवरऑल क्या है, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट को पहचानो. इंटरमीडिएट क्या था? जो फाइनल इक्वेशन में नहीं आएगा वो इंटरमीडिएट है. तो NOCl2 NOCl2 कैंसिल होने वाला है ना, तो वो आपका इंटरमीडिएट है. ओवरऑल रिएक्शन बस ऐड करके लिख दो, ओवरऑल रिएक्शन हो गया. और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप, ये स्टेप में कितना है? इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 2. इस स्टेप में इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलरिटी 2. इंडिविजुअल स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी लिखने को बोल रहा है. ठीक है? सिंपल. देन ऑब्टेन द रिलेशनशिप. ऑब्टेन मतलब डिराइव. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ. के और हाफ लाइफ के बीच का फर्स्ट ऑर्डर, मतलब क्या, कौन सा वाला रिलेशनशिप मांग रहा है वो बताओ. वो मांग रहा है टी हाफ इज 0.693 बाय के. सबको समझाइए? यस. अच्छा, ये क्वेश्चन आया देखो, हाउ विल यू रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली. यस, तो ये ग्राफ बेस्ड एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि हाउ टू रिप्रेजेंट. समझा मैंने क्या बोला? ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएगा बोर्ड्स में. ऐसा पूछ सकता है कि एक्सप्लेन दिस रिएक्शन ग्राफिकली, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको अपन मार्क कर लेते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज फिगर 6.6 ऑन पेज नंबर 130. पेज नंबर 130. बहुत ही सिंपल है. AT और टाइम का क्या है? स्ट्रेट लाइन है. प्लॉट ऑफ AT वर्सेस टाइम इज स्ट्रेट लाइन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है पहले से. क्या है हमारा इक्वेशन? क्या था जीरो ऑर्डर के लिए? याद करो. AT was माइनस KT प्लस A0, है ना. जिनको नहीं समझा उनके लिए बता दूं, हमने ऐसा लिखा था ना, A0 माइनस AT बाय
बरोबर है ना। तो बस मैंने उसको वो साइड लेके गया, KT AT को रिप्लेस किया, समझ गए। AT को इधर रिप्लेस किया, बस मेरा इक्वेशन मिल गया। उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से आप कंपेयर करोगे तो यू विल गेट y इज 80, y इंटरसेप्ट इज a0, m और मतलब क्या बोलते हैं, स्लोप इज माइनस k। स्लोप क्या है, माइनस k। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इज दैट अंडरस्टूड। दो एग्जांपल लिखने, पूरा ग्राफ बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस उसको कंपेयर करना है, स्लोप लिखना बहुत जरूरी है, वहां नहीं लिखा था मैंने लिख दिया है, ऐड कर लेना, ठीक है। नहीं अच्छा है, नीचे लिखा हुआ है स्लोप इज माइनस के, इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, और एक या दो सिर्फ एग्जांपल्स मेंशन कर देना अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो ये हमने पेज 130 पे मार्क कर लिया, ठीक है ना। देन यू हैव सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। गिव एन एग्जांपल सूडो फर्स्ट ऑर्डर, वो आपके हाइड्रोलिसिस वाले। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कैंसल्ड। हाउ कैटलिस्ट ये इंक्रीजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दो मैंने दो लेवल वाले जो डायग्राम बनाए थे ना, कैटलाइज एंड अनकैटलाइज, और आपको देखो मैंने बोला ना कैटलाइज अनकैटलाइज का एग्जांपल के साथ लिखना है, वही 57 और 76 हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला, वो याद कर लेना है बच्चों। आर्हेनियस इक्वेशन आपके इसमें से सिलेबस में से कैंसल्ड है। डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑलरेडी डेरिवेशन बता दिया। हाउ विल यू रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर ग्राफिकली, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के दोनों क्वेश्चन आए हुए टेक्स्ट बैक में है, जीरोथ और फर्स्ट। हाउ विल यू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, सेम भी आपको जैसे फर्स्ट जीरोथ ऑर्डर का हमने मार्क किया, सेम भी आपको फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा। आपको फर्स्ट ऑर्डर के रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ ये वाला एक फिगर 6.5 ये वाला बनाना है, ठीक है। दिस इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, A0 by AT, पूरा जो आपका मेन इक्वेशन था ना, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T इंटू लॉग ऑफ A0 by AT, ये वाला जो एक्चुअल इक्वेशन था उसका है। अगर आप सिर्फ AT के हिसाब से लिखना चाहते हो तब आपको ये वाला ग्राफ बनाना है, दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू AT। तो ये जो है ना, यहां पर y इंटरसेप्ट है ना A0, ओके। विच ग्राफ आर यू गोइंग टू ड्रॉ, figure 6.5 on page number 128. Is that clear? Again the lines that you have to write for this particular answer I have marked for you, ठीक है। equation that has y is equal to mx plus c form, graph of log of A0 by AT against T is a straight line passing through region. Is that clear? Again दो example मैंने जैसे जीरो ऑर्डर के बोले थे, आपको साथ में क्या लिख देने, दो examples लिख देने। ये आपका पेज 128 पे डायरेक्ट ग्राफ है, फिगर 6.5, ओके। डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सेम। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। ये एक्चुअली उन लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम से उठा के आपको यहाँ पे दे दिया है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर नहीं लिखना, ठीक है। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव इट्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं और उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसा दिखता है, A0 माइनस AT बाई T, ठीक है। हाउ विल यू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी, कैंसल्ड है। आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी सारा कैंसल्ड है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैंसल्ड है। एक्सप्लेन ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सेम वही इक्वेशन, वो जो ग्राफ है आपका दो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर वाला, सेम है ना। और उसके बाद आते हैं सारे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के भी टाइप्स मैंने आपको बताया, जैसे ये वाला टेबल वाला आएगा तो उसमें x1 y की वैल्यू आपको ढूंढने को बोलेगा, वो ऑलरेडी हमने एक बात उसके बारे में बात कर ली। बाकी सारे न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में सॉल्व किए हैं, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल विद लॉग, फॉर ऑल ऑफ यू आई हैव सॉल्व्ड दिस, राइट, एंड आई हैव रिकॉर्डेड दैट एंड आई हैव गिवन यू द रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट आल्सो, ठीक है। आप फिर से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेके आपको हर एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, और अगर आपकी बुक, मैंने ये भी लिखा अभी, इससे ज्यादा तो कोई नहीं लिख के देगा यार, कि अगर आपकी न्यू एडिशन की बुक है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। कुछ बच्चों के बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, चेक कर लो, आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना।
तो आपको मतलब कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं छोड़ा है, फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आई एम सॉरी. Numericals, each and every one, how to solve, I have given that in detail in video format also. I would suggest that for all chapters, numericals you try on your own first with log table, okay? If you don't get the answer, then watch the video of how I have solved step by step and how I have reached the final answer. I have given you the solutions and the log values also. तो आपकी कहीं mistake होगी तो आपको पता चल जाएगा. Is that clear? सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व है. हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि कुछ न्यूमेरिकल जो कैंसल्ड सिलेबस में से वो आप हटा देना, उसको आप मत करना, ठीक है ना. जैसे कि ये वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर एक्टिवेशन एनर्जी, फिर आपका आर्हीनियस इक्वेशन एक टेम्परेचर वाला था ना, ये टेम्परेचर रेंज वाला, ये जो इक्वेशन है आप ये कैंसिल, 3 न्यूमेरिकल्स आप कैंसिल करो. तो गिन के 7 क्वेश्चन है, उसमें से यार 3 तो कैंसिल हो गए, है ना. फिर ये वाला तो मैंने आपको उसमें ऑलरेडी एमसीक्यू में सॉल्व करके दे भी दिया, तो कितना इजी हो गया, है ना. आई होप यू ऑल कैन अप्रिशिएट दिस. ये समझ में आ रहा है सबको क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, बाउंसर नहीं जा रहा है. सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर्स आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए बनाए हुए. ओके, अगेन द वंस दैट आर डिलीटेड यू कैन इग्नोर देम. लास्ट पार्ट इज क्वेश्चन बैंक. Question bank again has the same MCQs, majority of them are same from the textbook only, and they have mentioned the page numbers also. You can write it. Give one example of pseudo first order hydrolysis. Order of following reaction, क्योंकि elementary है, single step में हो रहा है, तो इसका molecularity अगर 2 है तो order भी कितना रहेगा, 2, है कि नहीं. समझ में आ रही है बात, भेजे में जा रही है. Identify molecularity of this reaction, कितना है, एक ही molecule है, अकेला ही react कर रहा है, तो 1, है ना. Then rate constant is so and so, find the order. तो rate constant k का वैल्यू दिया हुआ है तुमको, अभी N2O5 का ये दिया हुआ है ना, कहा था ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, और ये भी कहा था कि आगे एग्जांपल दिखाऊंगा. देखो पर सेकंड दिया है ना, तो तुरंत इससे क्या जज किया कि क्या है, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है. समझ आ रहा है, सीधा एप्लीकेशन सीधा देख लो आप, ठीक है. एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलरेडी कर लिया. स्लोएस्ट स्टेप, नेम द स्लोएस्ट स्टेप दैट डिटरमाइंस, इट इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग, इसका नाम ही है. क्या नाम है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है. तो वो तो ऐसा हो गया, वन हु स्वीप्स इज कॉल्ड स्वीपर, वन हु बैट्स इज कॉल्ड बैटर, वन हु डिटरमाइंस द रेट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, क्या इसमें दिमाग था यार. एग्जाम्पल्स मैंने कहा, बार बार कहा है, एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन बैंक को करके जाओ, इसमें से ही आपका बोर्ड का पेपर बनने वाला है. पेपर लीक हो गया है समझ लो, अब इतना नहीं पढ़ के गए तो बेवकूफ हो, ठीक है. ओके, फॉर द रिएक्शन दिस थिंग रेट लॉ इज सो एंड सो. व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, बताओ कितना ओवरऑल ऑर्डर, 2 और 1, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर है 3. इजी, सबको समझ में आ रही है बातें. ओके, then what is the half life of this thing, first order reaction half life का फॉर्मूला पता है आपको. क्या करना है, k निकाल लेना है और 0.693 by k. k कैसे निकालोगे, आपको a0 दिया है, at दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, k निकाल लोगे पहला इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करके, और k से आप क्या निकाल लोगे, हाफ लाइफ. डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, कितनी बार आ गया ये, बोला है ना आएगा, राइट. Then again this is from the textbook only, ये तो सीधा टेक्स्ट का एक क्वेश्चन उठा के दे दिया हुआ है. 4 की पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर, मैंने क्या बोला था, की पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर, ये आएगा, ऑलरेडी दिखा दिया. एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर विद एग्जांपल, वी डिस्कस्ड. डिफाइन ऑर्डर विद एग्जांपल्स, वी डिस्कस्ड. हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेस, अगेन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, वही तीसरी बार आया ये सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बैक में 2 बार आ गया, यहाँ आ गया. 2 इक्वेशन बनाने, छोटा छोटा पहाड़ बड़ा पहाड़, है ना. ओके, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, यस, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये भाड़ में गया, इससे हमको मतलब नहीं है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है वो, तो डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर. डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी, फिर उन्होंने क्या किया, देखो 3 मार्क के लिए था, तो डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी 1 मार्क, और जो छोटा सा न्यूमेरिकल है वो 2 मार्क. अच्छा, बाय द वे 69.7 सेकंड्स वाला टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन आपको लिख के दिया हुआ है.
एज इट इज आप छाप के भी, रट्टा भी मार के जाओगे, जो अगर आप समझो बहुत ही, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ाई की पूरे साल, अब रट्टा भी मार के जाओ तो भी चलेगा, आपके मार्क्स तो आएंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एज इट इज सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। मतलब मैं ये नहीं एनकरेज करा कि आप रटो, पर आपको कुछ नहीं समझ रहा तो रट लो भाई, हाँ, ओके। देन रिएक्शन इज ये ओके, स्लो स्टेप है, फास्ट स्टेप है। राइट द रेट लॉ, इसका आप रेट लॉ कैसे लिखोगे, जो फाइनल इक्वेशन है उसका रेट लॉ लिखोगे ना, कि सिर्फ स्लो स्टेप है उसका रेट लॉ लिखोगे। ऑफ कोर्स आप स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखोगे, क्योंकि वही रेट डिटरमाइन, फास्ट स्टेप का कोई लेना देना है रेट लॉ से नहीं, स्लो स्टेप का है, तो स्लो स्टेप को ही आप रेट लॉ में लिखने वाले हो। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। इंटरमीडिएट कौन है, जो गायब होने वाला है वो इंटरमीडिएट है। कौन गायब हो गया, एफ गायब हो गया ना, एफ कैंसिल होगा ना एफ, और NO2 भी गायब हो गया नहीं, NO2 दोनों सेम साइड पे, भूलना मत, ये गड़बड़ मत, कुछ डेढ़ शाणे ये भी कर रहे होंगे ना, दोनों सेम साइड पे, ऑपोजिट साइड पे कैंसिलेशन होता है गधों। डिफाइन हाफ लाइफ एंड राइट द यूनिट्स, यूनिट्स मैंने बताया, पूरा एक लिस्ट लिख के दिया है, जीरो ऑर्डर के लिए ये यूनिट्स है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये यूनिट्स है। डिफाइन हाफ लाइफ आपको आता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन अगेन फॉर इंस्टेंटेनियस, इसके लिए इंस्टेंटेनियस का क्या होगा, डी बाई डी टी होगा या डी बाई डेल्टा टी होगा, dt होगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, एवरेज होता तो डेल्टा होता। फिर मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, वेयर ऑर्डर इज फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल ऑन पेज 125 दिस एंटायर पैराग्राफ, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल क्यों है, पूरा एज इट इज मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, सिर्फ पैराग्राफ को मार्क कर लो, दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे लिख देते हैं पेज 125, वो पूरा पैराग्राफ है, वो एज इट इज आपका आंसर है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी कैन, हाउ कैन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन बी जीरो, ऑफ कोर्स दैट डजंट मेक सेंस। ओके, देन फॉर ए बी 2a plus b gives c, rate of disappearance is 0.076। अगेन ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन, इनफैक्ट आई थिंक सो ये सॉल्व्ड एग्जांपल है शायद से, नॉट श्योर वेदर इट्स सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, बट फॉर श्योर ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन है, हाँ, बस वही टेबल वाला है यहाँ पे, ठीक है। इतना रेट ऑफ डिसअपियरेंस है और आपको ये इक्वेशन दिया, तो आपको क्या लिखना है, बस रेट जो है वो ऐसा है ना, -1/2 dA/dt is equal to +1/1 dB/dt is equal to, सॉरी प्लस नहीं, माइनस, is equal to +1/1 dC/dt, ठीक है बस। और A का डिसअपियरेंस दिया है, बाकी सबका आपको कैलकुलेशन करना है, सिंपल क्वेश्चन। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, ये टेक्स्ट बुक में है फॉर श्योर, मैंने ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखा हुआ है, गारंटीड, मतलब आपको सॉल्यूशन मेरे लिखे हुए PDF में मिल जाएगा। Then you have for a first order reaction 60% decomposes in 45 minutes, means AT कितना है इसका, at time t कितना बचा है, 60% has decomposed, तो at time t कितना बचा है, AT कितना बचा है, 40% बचा है, बस। इसमें स्टुपिडिटी की तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और ये 1000 बार क्लियर कर चुका हूं, कितना बचा है फाइनल अमाउंट वो देखना है, तो वो आपको घुमा के देगा कि 60% खर्च हो गया, मतलब ऑब्वियसली 40% बचा है, राइट। ऑल्सो राइट द रेट लॉ, ऑब्वियसली भाई फर्स्ट ऑर्डर है तो आप रेट लॉ इजीली लिख सकते हो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ, सेम बहुत बार रिपीट हो गया यार, ठीक है। और 1.7 आवर्स इज द हाफ लाइफ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20%, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया, इसका पूरा एग्जाम्पल, ये मुझे आंसर याद है, 1.7 आवर्स और 32.9 मिनट्स आपका ये टाइम आता है टी, गारंटीड ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन, आपको एज इट इज सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। टी हाफ से आप क्या निकाल लोगे, 0.693/k से, और फिर k का इक्वेशन रिप्लेस करोगे, उससे t निकल जाएगा, है ना। और A0/AT तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 20% डिसअपियर, मतलब कितना बचने वाला है, 80% बचने वाला है, बस। यही यहां पर मेन कैच होता है, इसको इन क्वेश्चंस में ये कैच होता है कि AT आपका कितना है, देखो यहाँ पे AT is 80, ये मेरे को याद है, मैंने ये गद्दा जोक भी मारा था पढ़ाते वक्त, AT is 80 हियर, है ना।
देन कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जहां पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम है, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर ये दे दो एग्जांपल, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम है, और टू फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन if for the reaction A gives products, a straight line passing through origin is obtained when rate of reaction is plotted against concentration of A, what would be the order of the reaction and why? ठीक है, तो वो ये बोल रहा है भाई आपका ये ग्राफ ऐसे बन रहा है जहां पर रेट इधर है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इधर है और ग्राफ जो है पासिंग थ्रू ओरिजिन एक स्ट्रेट लाइन है। पहले क्वेश्चन को समझो, है ना। फॉर दिस रिएक्शन a straight line passing through origin is obtained when rate is plotted against concentration of A. What is the order of the reaction? बताओ क्या आंसर है? Of course, first order reaction है, सीधी बात है। Rate varies with respect to concentration of A. Obviously क्या है? First order reaction। बस मैथमेटिकली आपको ये एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। जो उसने थियरी में बोला है को ग्राफ में बनाना है ना। मेनली फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर है, रेट कांस्टेंट है और कैटलिस्ट है। चार में से कोई भी दो लिख दो और मेंशन करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, मेंशन करना है। इज दैट क्लियर? सो दैट कंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट केमिकल काइनेटिक्स दैट यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। सारी मार्किंग्स दी है, क्या क्या छोड़ना है वो बताया, उसके ऊपर जरा फोकस कर लेना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है बच्चों।